Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Mohammed Shehzad. I am the teacher of chemistry. First of all, subject हमारा chemistry class 10. तो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम. इसका बेसिकली ओवरव्यू से स्टार्ट करेंगे. तो अगर हम बात करें ओवरव्यू के लिए, तो हमारा जो टॉपिक है मेन वो है केमिकल इक्विलिब्रियम. अगर हम बात करें केमिकल इक्विलिब्रियम की, केमिकल इक्विलिब्रियम बेसिकली यू नो वेरी वेल के फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट हो, और इसी तरह अगर हम बात करें रिवर्स रिएक्शन, ओके, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट अगर हम इक्वल कंडीशन में आ जाएगा, इक्वल स्टेट पे आ जाएगा, तो उस फॉर्म को हम कहेंगे ये कौन सी स्टेट आ गई, केमिकल इक्विलिब्रियम आ गई है. अगर हम इसके बात करें इसके टॉपिक की फर्दर, तो इसमें फर्स्ट वाला जो टॉपिक आ जाता है हमारे पास रिएक्टेंट. यू नो वेरी वेल कि आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. रिएक्टेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट्स आपको पता है कि वो अशिया जो कि किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्ट करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं. ठीक है. अगर हम बात करें इसकी एग्जांपल की, अगर हम जिस तरह पानी को हम प्रिपेयर करते हैं, तो उसके लिए हम कौन सी चीजें रिक्वायर होती हैं, हमें H2+O2. ठीक है, H2+O2. अब देखिए ये किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्ट कर रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं. अगर हम बात करें प्रोडक्ट्स की, तो प्रोडक्ट्स के बारे में हम देखेंगे. हाँ, ये जो एग्जांपल हम ये वाले ले लेते हैं, तो देखें इसके दौरान जब केमिकल रिएक्शन होता है, तो ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं ये मिलके जो चीज बना देते हैं ना, उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स. देखिए हमने H2 और O2 को कंबाइन किया, तो इसका केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो हमारे पास प्रिपेयर हो गया उसको हम क्या कहते हैं, वाटर. ठीक है. तो वाटर क्या हुआ, हमारा प्रोडक्ट हुआ, और H2 और O2 क्या हुआ हमारे पास, ये रिएक्टेंट्स हुए. ठीक है. फर्दर हम चलते हैं. अगर हम बात करें इसके रिएक्शंस की, इसके दो तरह के रिएक्शंस होते हैं. इस तरह हमें पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शंस. अगर हम बात करें रिवर्सिबल रिएक्शंस की, अगर हम बात करें रिवर्सिबल रिएक्शन की, रिवर्सिबल रिएक्शन उसको हम कहते हैं, इसके वर्ड से इसकी डेफिनेशन है. देखें रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्स मतलब ये रिवर्स होता है, मतलब इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकते हैं और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट हम बना सकते हैं. अगर हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि जिस तरह हमने पहले भी एग्जांपल आप लोगों को बता चुके हैं कि H2 और I2, मतलब कि हाइड्रोजन और आयोडाइड को हम जब कंबाइन करते हैं, तो इसका जो रिएक्शन होता है ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है. मीन टू से कि इसमें हम जब हाइड्रोजन आयोडाइड बना लेते हैं ना, तो ये दोबारा रिवर्स भी हो सकता है. मीन टू से कि इसमें हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना लेते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दोबारा हम बना लेते हैं. इस तरह हम इसको हम डबल एरो से शो करते हैं. देखें हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना ली और प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बना लिए. इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन. अंडरस्टैंड. अच्छा, अगर हम बात करें इरिवर्सिबल रिएक्शन की, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ हम जब जाते हैं, तो इसकी क्या हो जाता है, उलट हो जाता है. इरिवर्सिबल रिएक्शन. तो अगर हम बात करें इरिवर्सिबल रिएक्शन की, तो इसमें हम एक एग्जांपल के जरिए हम समझना चाहते हैं. देखें यहाँ पे एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ कि हमारे पास जो अभी हमने एग्जांपल लिया है वाटर की. देखें यहाँ पे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने इनका रिएक्शन करवाया. इसके बाद रिएक्शन होने के बाद पानी बन गया हमारे पास. अब देखो ये देखो एक अंडरस्टैंडिंग की बात है कि जब पानी बन जाता है ना, उसको हम दोबारा रिएक्शन करवा के ना उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम रिमूव नहीं कर सकते. तो इसलिए इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा. ठीक है. तो
मतलब कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हम प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट ना बना लें। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो कन्वर्ट कर लें, पर प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट ना बना लें, उनको हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, चलिए हम फर्दर मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। आप लोगों को बताया हुआ है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का जो मेन डिफरेंस है ना, इसका कुछ मेन पॉइंट है। एक तो ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन में ये क्या होता है, बाएं से दाएं जाने में मतलब अक्कर होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर इसका हम कह रहे हैं बाएं से दाएं, तो इसका क्या हो जाएगा? दाएं से बाएं हो जाएगा। अगर हम बात करें इसका जो स्टार्ट में इसका जो रेट होता है वो ज्यादा होता है और इसका क्या होता है? कम होता है। इसका रेट जो होता है आहिस्ता आहिस्ता तेज होता है और इसका क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, ठीक है। इनमें मेन जो डिफरेंस है, ये 3 या 4 पॉइंट हैं। ये आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आ सकता है। फर्दर मूव करते हैं हम। इसकी जो फर्दर टाइप्स हैं वो है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम क्या चीज है। इक्विलिब्रियम की अंडरस्टैंडिंग होगी, फर्दर इसकी टाइप्स का भी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। इसके बाद देखें इक्विलिब्रियम की हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं, तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है, जब रिएक्टेंट का रेट और प्रोडक्ट्स का रेट आपस में इक्वल हो जाएगा तो उस फॉर्म को, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम की कंडीशन हम कहेंगे। अब देखिए इसके मेन जो पॉइंट है मैं यहां पे राइट कर देता हूं। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एंड रेट ऑफ फॉरवर्ड, ठीक है। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एंड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर ये दोनों आपस में इक्वल कंडीशन में आ जाएं, उस स्टेट को हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम की स्टेट कहेंगे हम। अगर हम इसकी बात करें इसकी टाइप्स की, तो इसकी टाइप्स में आ जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर हम फर्स्ट वन की बात करें, डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो इसमें इसका भी मेन पॉइंट ऐसे कहने के मेन पॉइंट ही आता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम की टाइप्स है, इसलिए इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है? आपस में इक्वल हो जाता है। बस मेन डिफरेंस है एक जो इसमें अगर हम बात करें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, ये दोनों रेट इक्वल हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि ये इक्विलिब्रियम है, रेट दोनों का क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? डायनामिक इक्विलिब्रियम। बट इसमें डायरेक्शन का थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। थोड़ा सा डायरेक्शन का डिफरेंस क्या आएगा कि इसमें दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाती है? डिफरेंट हो जाती है। मीन टू से कि फॉरवर्ड इस तरह जा रहा है तो रिवर्स इस तरफ जाएगा। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे हम। अच्छा, इसकी जो नेक्स्ट सेकंड टाइप है वो हम अगर देखें तो इसमें आ जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कि हमारे चैप्टर का नेम भी यही है। केमिकल इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? इसमें सिंपल फॉर्म है। जिस तरह मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताई है केमिकल इक्विलिब्रियम की क्या डेफिनेशन होती है, बिल्कुल सेम तरह से इसमें सिंपल आप कहोगे कि ऐसा रिएक्शन या ऐसी इक्विलिब्रियम की हालत जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट आपस में इक्वल हो जाता है, इस कंडीशन को, इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर हम बात करें, फर्दर मूव करें, तो इसकी एग्जांपल भी हम ले लेते हैं यहाँ पे। केमिकल और डायनामिक इक्विलिब्रियम की
एग्जांपल ये होगी कि जिस तरह मोस्टली ये वाला रिएक्शन यूज होता है हाइड्रोजन प्लस आयोडाइड। हाइड्रोजन प्लस आयोडाइड का रिएक्शन जब होता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड प्रिपेयर हो जाता है। अब देखिए इसमें कंडीशन ऐसी हालत ये जब हम रिएक्शन करवाते हैं ना तो इसमें ये आता है कि हाइड्रोजन और आयोडाइड को जब हम आपस में कंबाइन करते हैं, इनका रिएक्शन जब होता है ना तो एक कंडीशन ऐसी आ जाती है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेट दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल फॉर्म में आ जाते हैं। तो इस कंडीशन को, इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर हम बात करें डायरेक्शन की, इसकी सिमत की, अगर इसकी सिमत अपोजिट हो जाए, मुखालिफ सिमत में हो जाए तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें इसकी फर्दर जो टाइप है हमारे पास, फर्दर जो टॉपिक की अगर हम बात कर लेते हैं, हमारे पास जो लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें आप लोगों को बताया हुआ है कि हाँ, एक साइंटिस्ट था जिसने 1969 में इसने क्या, कौन सा लॉ पेश किया था, लॉ ऑफ मास एक्शन। इसने जनरल एग्जांपल के तहत एक इक्वेशन को, एक इक्विलिब्रियम स्टेट को हमें बना के दिया था। इस तरह यहाँ पे हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, वैसे आप लोग को सारी चीजें बताई हैं पर इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मेन कंसेप्ट जो है ना आपके माइंड में होना जरूरी है। अब हम यहाँ पे एग्जांपल के जरिए आपको समझाऊंगा। यहाँ पे हम कोई भी कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं जिस तरह हमने पहले भी यूज की थी a+b के मुताबिक। चले, हमारे पास जो हमने रेक्टेंट और प्रोडक्ट का जो सिंपल कॉमन एग्जांपल लिए है ना, यहाँ पे हमारे पास a है और b है, इसके साथ हम ले लेते हैं c+d। इसकी इक्वेशन हम बनाना चाहते हैं। आपको पता है ये फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, ये रिवर्स रिएक्शन होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आपको पता है कि हम किस तरह लिखते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आपको पता है कि रिएक्टेंट हमारे पास क्या होते हैं, ये जो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। तो हम यहाँ पे ये वाला वर्ड यूज करेंगे। यहाँ पे देखें ए हो गया हमारे पास और इस तरह ये बी हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स। हमारे पास अगर हम बात करें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया और यहीं पे हमारे पास डायरेक्टली को खत्म करते क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, आपको पता है। तो कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड, मैंने एफ क्यों लगाया है, क्योंकि एफ मैंने इसलिए लगाया क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो इसके साथ हम वो वैसे के वैसे हम लिख देंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये हमारे पास एक ये कंडीशन बन जाएगी। इसी तरह अगर हम बात करें रिवर्स रिएक्शन के लिए तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। रिवर्स रिएक्शन का रेट जो होता है हमारे पास, रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास कौन सी हैं, सी और डी हो गया हमारे पास। सी और डी की बात करें हम तो इसमें क्या आ जाता है हमारे पास, डायरेक्टली खत्म करते हैं तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट ऑफ एफ नहीं लगाएंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, रिवर्स के लिए हम आर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये वाला सेम का सेम आ जाएगा हमारे पास। और आपको पता है जब एक कंडीशन आती है इक्विलिब्रियम की स्टेट, उस कंडीशन में क्या जाता है, रिवर्स रिएक्शन का रेट और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होता है, आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे वही बात मैं लिखूंगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तब ये दोनों कंडीशन भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल फॉर्म में आ जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम दोनों कंडीशन को लेके चलें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा देखें
KF और इसके बाद हम क्या लिखेंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और उधर क्या लिख देंगे हम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स लिख देंगे। यहाँ पे देखें कि ये R आ जाएगा और इस तरह यहाँ पे हमारे पास ये जो C है और इस तरह ये क्या आ जाएगा ये D आ जाएगा जो कि हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है। अब ये दोनों इक्वल आ गए। इक्वल क्यों आए वो आपको मैंने बताया है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट आपस में क्या हो जाते हैं इक्वल फॉर्म में आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये इधर मल्टीप्लाई होगा इधर डिवाइड हो जाएगा, ये इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई ये इधर डिवाइड। मैथमेटिकली यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास C ये आ गया प्रोडक्ट वाली। अब ये देखिए ये हमारे पास इधर मल्टीप्लाई थे और इधर क्या आ गया हमारे पास ये डिवाइड फॉर्म में आ गए। ठीक है, और ये आपको पता है ये वाला जो कंडीशन होती है कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और कांस्टेंट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन, ये किसके लिए हम यूज करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम किस तरह शो करते थे आपको पता है, आपको बताया हुआ है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा होती है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इन दोनों के दरमियान रिलेशन होता है, रेशियो होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये हमारे पास आ गई Kc की वैल्यू जिसको हम क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। अब देखें कोई भी आपको जनरल एग्जांपल दे दे तो उसके मुताबिक लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक आप उसको अंडरस्टैंड करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी और एग्जांपल दी होगी आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल अच्छी तरह से है बड़ी। ठीक है, तो इसको अंडरस्टैंड करके इसको इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।